गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ पहले हम बताएंगे कि हमारे इतिहास में विकृतीकरण कहाँ आया। फिर हम बताएंगे कि ये कॉलोरलरी जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर आधारित है, यानी थेलेस थ्योरम पर आधारित है, ये बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आज कौन थे, उसके बारे में कुछ हिंट देंगे। और उसके बाद बताएंगे अशोक का स्तंभ सबसे बढ़िया स्तंभ कहाँ है और कहाँ जो 14 स्तंभ उनका है कहाँ से मिला। अब इतना हम जानकारी देंगे, हिस्ट्री का जानकारी देंगे, कोरोलरी का जानकारी देंगे, इसलिए आप इसमें कहीं जाइएगा नहीं। देखिए, पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारा इतिहास में कहाँ अंग्रेजों ने गलती किया और उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य था कि पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बनाकर हम राज्य करें, क्योंकि जब तक हम इसका सभ्यता संस्कृति नहीं बदलेंगे हम इस पर राज नहीं कर सकते हैं। जो हम पढ़कर एक पाठ तैयार किए हैं वो आपको पढ़कर सुनाएंगे कि भारत का इतिहास का आधुनिक रूप लिखने या लिखवाने के लिए अंग्रेजों ने जो गलती की थी उसमें से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने इतिहास में भारतीयों को ज्ञान वर्धन के लिए नहीं वरन अपने उद्देश्य की विशेष पूर्ति के लिए उन्होंने लिखा। इतिहास का लेखन में निमित्त उद्देश्य विशेष प्राप्ति था। जब भारत पर अंग्रेजों ने छल से, बल से और कूटनीति से पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो उन्हें उस कब्जे को अस्थायी बनाने की चिंता हो गई कि कैसे इसको अस्थायी बनाए, कैसे हम राज करें कि हमारा राजपाट अस्थायी रूप में रहे। भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उन्होंने तलवार के बल पर की अपेक्षा यह मार्ग सरल लगा। उन्हें देश के इतिहास और भाषा और धर्म बदल दिया जाए और उनका दृढ़ विश्वास था कि संस्कृति और सभ्यता को बदले हुए परिवेश में जन्मे पले हुए शिक्षित भारतीय कभी भी अपने देश और प्राचीनता के प्रति इतने आस्थावान और इतने निष्ठावान, अपनी सभ्यता और प्राचीनता के प्रति इतने आस्थावान और साहित्य के श्रेष्ठता के प्रति इतने आश्वस्त नहीं रह सकेंगे। इसीलिए उन्होंने अधिकांश को तो जानबूझकर और कुछ मात्रा में अज्ञान और असावधानी के कारण भारत के इतिहास के प्राचीन घटनाओं, नामों, तिथियों को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तुत करके उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति को में सहायक बनाया। अब है कि कंपनी ने क्या किया, कहता उद्देश्य प्राप्ति के लिए उसने योजना बनाई थी। कंपनी सरकार ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निमित्त बहुमुखी योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत पश्चात चिंतकों, वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों और शिक्षा शास्त्रियों ने, लेखकों और अनुवादकों ने, अंग्रेजी प्रशासकों और ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत की प्राचीनता, व्यापकता, अविच्छिन्नता और एकात्मकता को नष्ट करने का उद्देश्य से एक सम्मिलित अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत यह प्रचारित किया गया कि भारतीय सभ्यता इतनी प्राचीन नहीं है और जितने बताई जाती है कि रामायण और महाभारत की घटनाओं को कपोल कल्पित बता दिया गया, जबकि हमारी सभ्यता संस्कृति सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग तक हम पूरे इतिहास से भरा पड़ा है। मेरा सत्यहरिश्चंद्र से लेकर के कई राजाओं हुआ है जिसको मैंने कपोल कल्पित कह दिया और आगे बढ़ाया। सत्ता रहने के कारण है इस प्रकार प्रचार उचित लाभ मिला भी। अंग्रेजों सत्ता के प्रभावित अनेक भारतीयों, जिसमें वेतनभोगी, धन और प्रतिष्ठा के लोलुप संस्कृत के कथवे विद्वान भी सम्मिलित थे, हिज मास्टर बॉयज के अनुरूप जमीरे की तरह नाचने लगे। अंग्रेजों के शासन काल में सत्ता का व्यक्तिगत स्तर पर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, संपदा आदि के दृष्टि से लाभ उठाने के लिए भारत का एक विशिष्ट वर्ग द्वारा उनकी चाटुकारिता के लिए किए गए प्रयासों का तो उन्होंने बात ही छोड़ दीजिए। स्वाधीनता के बाद भी भारत की गुलामी मानसिकता वाले लोग की कमी नहीं रही, न तो प्रशासनिक स्तर पर
न ही शिक्षा के स्तर पर, न लेखन के स्तर पर, न चिंतन के स्तर पर, न दर्शन के स्तर पर देश भर में बड़े पैमाने पर व्यापक मानसिकता को अनुचित मानते हुए भारत को पूर्व राष्ट्रपति एक एवं आधुनिक भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने स्वाधीनता की मानसिकता को धिक्कारते हुए एक स्थान पर लिखा है कि मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति भारत का विरोधी था। आर्यों के आदि देश और उनकी सभ्यता के पृष्ठ 28 पर उद्धृत है कि भारत का इतिहास, धर्म और भाषा बदलकर उसे ईसाई देश बनाने की सरकार की योजना बहुत गुप्त थी। इसके निर्माण कब, कहां और कैसे हुआ, इसके संबंध में कोई निश्चित जानकारी उस समय किसी को नहीं मिल सकी, या तो बाद में के लोगों ने जब लिखित रूप में माना गया कि तभी पता चला कि इस संबंध में लॉर्ड मैकाले का विचार उल्लेखनीय है कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले भारत के शिक्षा प्रमुख बने। लॉर्ड मैकाले ने एक पत्र अपने पिता को लिखा था कि मेरी बनाई गई शिक्षा पद्धति में यहाँ के भारत में जब ये शिक्षा क्रम चलता रहा तो आगामी 30 वर्षों में एक भी आस्थावान हिंदू नहीं रहेंगे, या तो ईसाई बन जाएंगे या नाम मात्र के हिंदू रहेंगे। हिंदू धर्म के स्पष्ट रूप या वेदों, शास्त्र और उनके विश्वास नहीं होगा। हिंदू धर्म का स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप न करते हुए भी बाह्य रूप से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता कायम रखते हुए भी हमारा उद्देश्य सफल होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार की स्थिति से हमारा हिस्ट्री को बिल्कुल दबा कर रखा, और न ही हिस्ट्री में रामायण महाभारत का कोई कड़ी को आने दिया कभी भी, और न ही हिंदी के क्लास में या हिंदी में भी उसका सब्जेक्ट मैटर बनाया। अब हम चलते हैं थेलस थ्योरम के करोलरी पर, जिसमें करोलरी इन ट्रायंगल्स ABC लाइन D समानांतर BC है। देखिए D समानांतर BC है यहाँ, और AB in D intersects AB in D and AC in E। AB को D पर और AC को E पर काटता है, तो साबित करना है AB बटा DB बराबर A बटा AC बटा EC, और AD बटा AB बराबर AE बटा AC। ये दो साबित करना बड़ा ही आराम है। फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव AD बटा DB बराबर AE बटा EC बाई थेलस थ्योरम से। इसलिए अब दोनों तरफ हम 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ने से क्या होता है भाई, जोड़ दिए तब बराबर होगा। अब DB हो गया लघुत्तम, इसलिए AD बटा DB बराबर होगा AE बटा AE प्लस EC। अब AD बटा DB बराबर AD हो गया, AE बटा EC बराबर AC हो गया। बड़ा ही आराम तरीका है ये एलसीएम लेने का। इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC प्रूव हो गया, पहला प्रूव हो जाता है। सेकंड, अगेन फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी है, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यदि नहीं लिखेंगे तो हम थेलस थ्योरम लिखेंगे। बाय थेलस थ्योरम AD बटा DB बराबर AE बटा EC, फिर इसको उलट देते हैं। DB बटा AD बराबर AE बटा EC हो गया, उलट दिए। अब फिर 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ने से AD बटा DB बराबर A प्लस EC इधर हो जाता है। अब दोनों को जोड़ने से ऊपर AB आ जाता है, ऊपर AC आ जाता है, इसलिए AD बटा AB बराबर AC बटा AE। अब उसको फिर उलट देते हैं तो AD बटा AB बराबर AE बटा EC हो जाता है। इस प्रकार सेकंड हमको ये प्रूफ हो जाता है। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। याद रखिएगा कैसे 1 जोड़ते हैं और कहां पर कैसे उलट करके जोड़ते हैं, यही याद रखना है, इसमें कुछ नहीं याद रखना। फिर अब हम बताते हैं कि हमारा आर्य लोग कहां से आए, उस पर चल रहा था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मूल रूप से अंग्रेजों ने कितना चाल चला, अपने आप को आर्य साबित करना चाहते थे, लेकिन कभी आर्य साबित नहीं हुए। अब भारतीय मूल के निवासी द्रविड़ को कहते हैं अंग्रेज लोग कि भारत का मूल निवासी
द्रविड़ तैयार नहीं थे, तब हम इस पर आर्टिकल तैयार किए हैं जो आपको पढ़कर तैयार सुनाते हैं। अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत में यह कोई जानता ही नहीं था कि द्रविड़ और आर्य दो अलग अलग जातियां हैं। यह बात तो देश के में अंग्रेजों के आने के बाद ही सामने लाई गई कि अंग्रेजों का कहना भी इसीलिए पड़ा क्योंकि वे आर्यों को भारत में हमलावर बनाकर लाए थे। हमलावर के लिए कोई हमला सहने वाला भी तो चाहिए था, इसीलिए उन्हें आर्य को कई से बाहर से आए हैं और हमलावर है द्रविड़ यहाँ का मूल निवासी है। बस यही मूल निवासी का कथा चलाई गई और इसे सही सिद्ध करने के उद्देश्य से द्रविड़ की कल्पना की गई। अन्यथा भारत में किसी भी साहित्यिक, धार्मिक या अन्य प्रकार के ग्रंथों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि द्रविड़ और आर्य कहीं बाहर से आए थे। यदि थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लिया जाए कि आर्यों ने विदेशी से आकर यहाँ मूल निवासियों का युद्ध में हराया था, तो पहले यह बताना होगा कि उन मूल निवासियों के समय इस देश का नाम क्या था, क्योंकि जो भी व्यक्ति जहां रहते हैं वे उस स्थान का नाम अवश्य रखते हैं। यानी इस देश का तो पहले से आर्यावर्त नाम था, जबकि किसी भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ या तथा कथित मूल निवासियों के किसी भी परंपरागत मान्यता से ऐसा किसी भी नाम का उल्लेख नहीं मिलता। संस्कृत के 4 अध्याय ग्रंथ के पृष्ठ 25 पर रामाधारी श्री दिनकर का कहना है कि जाति या रेस का सिद्धांत भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ही प्रचारित हुआ। इसके पूर्व इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि द्रविड़ और आर्य जाति के लोग एक दूसरे से विजातीय समझते थे। वस्तुतः द्रविड़ आर्यों के ही वंशज है। रामधारी से दिनकर कहते हैं द्रविड़ आर्यों के ही वंशज है। मैथिली, गौड़, कानकुब्ज आदि की तरह द्रविड़ शब्द भी यहाँ का भौगोलिक अर्थ देने वाला है। उल्लेखनीय बात तो यह है कि आर्यों के बाहर से आने वाली बात को प्रचारित करने वाले मिस्टर मयूर, जो सबके अगुआ थे, को भी अंत में निराश होकर स्वीकार करना पड़ा कि किसी भी प्राचीन पुस्तक या प्राचीन गाथा से यह बात सिद्ध नहीं की जा सकती कि आर्य किसी अन्य देश से आए हैं। इस संदर्भ में थॉमस बरो नाम के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और क्लायराइन्स प्रेस ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित A.L. बिशम द्वारा संपादित कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में छपे द अर्ली आर्यन में उद्धृत यह कथन उल्लेखनीय है कि आर्यों को भारत पर आक्रमण का न तो कोई इतिहास में उल्लेख मिलता है और न ही पुरातात्विक आधारों पर सिद्ध किया जा सकता है। यानी आर्य का आदि देश उनकी सभ्यता पृष्ठ 126 पर उद्धृत है। इस संदर्भ में रोमिला थापर, जो महान इतिहासकार हैं, का कथन भी उल्लेखनीय है कि आर्यों के संदर्भ में बनी हमारी धारणाएं कुछ भी क्यों न हो, पुरातात्विक साक्ष्यों से बड़े पैमाने पर किसी भी आक्रमण या अभिजन का कोई संकेत नहीं मिलता। गंगा के उक्ता के पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट नहीं होता कि यहाँ के पुराने निवासियों को कभी भागना या पराजित होना पड़ा था। ऐसा कोई बात नहीं आता। आर्यों के आदि देश और उसकी सभ्यता का पृष्ठ 113 पर उद्धृत है। अंग्रेजों ने इस बात का बेजोर देकर उछाला कि आक्रांता आर्यों ने द्रविड़ के पूर्वजों पर निसंग अत्याचार किए। बसन, नीलकंठ आदि विद्वानों जबकि अनेक बार लिख चुके हैं कि आर्य और द्रविड़ शब्द नस्लवाद नहीं है, फिर भी संस्कृत के अपने अधकचरे ज्ञान के आधार पर बने लेखक, समाजवादी प्रचारक और राजनीतिक स्वयं सिद्धि के सर्वोपरि मानने वाले नेता इस विवाद को आंख नीच कर बढ़ावा देते रहे। पाश्चात्य विद्वानों ने द्रविड़ों की सभ्यता को आर्यों की सभ्यता से अलग बताने के लिए हड़प्पा कालीन सभ्यता को भी एक बड़े सशक्त हथियार के रूप में लिया था। पहले तो
पहले तोड़ होने हड़प्पाकालीन सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता बताया, किंतु जब विभिन्न विद्वानों की नई खोजों और उनका कथन असत्य हो गया तो वो कहने लगे कि हड़प्पा के लोग वर्तमान द्रविड़ नहीं, वे तो भूमध्य सागरीय द्रविड़ थे। देखिए झूठ कितना बोलता है, अर्थात कुछ भी थे किंतु आर्य नहीं थे। उनका कहना इस प्रकार भ्रांतियां जानबूझकर फैलाई गई थी, जबकि सत्य तो यह है कि हड़प्पा की सभ्यता भी आर्य सभ्यता का ही अंश था और आर्य सभ्यता वस्तुतः इससे हजारों हजारों वर्ष पुरानी है। इससे यही सिद्ध होता है कि आर्य और द्रविड़ अलग नहीं थे। जब अलग थे तो थे ही नहीं, तो क्या कहना भारत के मूल निवासी आर्य या द्रविड़ थे ठीक नहीं है। अब समय आ गया है कि आर्यों के आक्रमण और आर्य द्रविड़ भिन्नता वाली इस मान्यता को विभिन्न नई पुरातात्विक खोजों का शोधपरक अध्ययनों से प्रकाश में मात्र राजनीतिक मिथ मानकर त्याग दिया जाना चाहिए। यानी आर्य और द्रविड़ दो नहीं थे, एक ही वंशज थे। आर्य के ही वंशज द्रविड़ थे। बताइए, अंग्रेज बार बार उलट करता है कि नहीं, द्रविड़ अलग थे और आर्य अलग थे। इसलिए ये तमाम बातें जो मैंने बताया कि आर्य कौन थे, आर्य कहां से आए, कौन कौन से किताबों को मैंने उद्धृत किया है, जो हमारा नॉलेज आया वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि आर्य मूलतः भारतीय थे, यही निवासी थे। इसकी सभ्यता संस्कृति बहुत पुरानी है। यह सतयुग से चला हुआ आर्यों का ये जमीन कभी भी किसी के हक में आए, कोई इसको आक्रांता कंप्लीटली मारकर नहीं भगाया। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब अशोक के आधार स्तंभ के बारे में बताना चाहता हूं कि अशोक के 14 शिलालेख थे और 14 शिलालेख में पहला शाहबाज पेशावर पाकिस्तान में है, खरोष्टी लिपि में है। मन सेहरा हजरा पाकिस्तान खरोष्टी लिपि में है। जूनागढ़ में, गिरनार सौराष्ट्र में हम्मी लिपि में है और कलसी देहरादून उत्तर प्रदेश में ब्राह्मी लिपि में है। सोपरा थामा सौराष्ट्र ब्राह्मी लिपि में है। धौली पूरी उड़ीसा ब्राह्मी लिपि में है। जोगदा गजाम आंध्र प्रदेश ब्राह्मी लिपि में है। उतागुड़ी हैदराबाद आंध्र प्रदेश ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन सबसे सुंदर स्तंभ कहाँ है ये बताने की आवश्यकता है हमको। ये आपको ये किताब दिखा देना चाहते हैं कि देखिए ये अशोक का लिखा हुआ है। और फिर मैं इसमें सबसे यह राजस्थान में न्यू भब्रू शिलालेख यह राजस्थान के बैराट नामक स्थान पर उपलब्ध हुआ है। इसमें अशोक एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। 14वां शिलालेख इसका सबसे प्रमुख है। यह पूछा गया है कि कौन सा शिलालेख सबसे बढ़िया है और उसमें सबसे ज्यादा संदेश दिया गया है। यह 14वां शिलालेख है। 14वां शिलालेख, इसमें 13वां शिलालेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। अशोक के 14 शिलालेख निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। पहला शाहनवाज गढ़ी पाकिस्तान स्थित पेशावर जिले में इनकी लिपि खरोष्टी है। दूसरा मनसरवा पाकिस्तान स्थित हाजरा जिले इसकी लिपि खरोष्टी है। तीसरा जूनागढ़ भारत स्थित सौराष्ट्र राज्य गिरनार जिले में। चौथा कलसी भारत स्थित उत्तर प्रदेश राज्य के देहरादून जिले में। सोपरा भारत स्थित सौराष्ट्र राज्य के थाना जिले में। धौला भारत स्थित उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में। सातवां जोगदा भारत स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के गंजाम जिले में। आठवां ईरागुड़ी भारत स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद जिले में। अशोक के शिलालेख, गुफा लेख और त्राई स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख ये सब मिले हैं। इसकी कलिंग शिलालेख इसकी संख्या 2 है। यह धौला और जोगता नामक स्थान पर हैं, जो स्मृति के अनुसार निर्माण के 256 ईस्वी पूर्व एक नए प्रदेश एवं राज प्रबंध के अनुदेश
में लिखा गया है। अशोक का धम्म मूल सिद्धांत, अशोक स्तंभ में लेख, मौर्यकालीन। तो इस प्रकार हम 13वें शिलालेख में इसमें 13वां शिलालेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक में हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। अशोक के 14वें शिलालेख में स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 14 शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं, जो मैंने करीब करीब कुछ बता दिया है। फिर मैं शिलालेख के बारे में और चित्र दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। आज का वक्त बस इतना ही। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज इतिहास में जो भी जानकारियां थी, इतिहास से कुछ किताबों से ज्ञान हासिल करके मैंने बताया है। यदि आपको कुछ भी यदि साबित आपके जीवन में यदि सफलता के लिए कुछ मेरा बताए गए सिद्धांत या बताए गए थ्योरम या बताए गए दृष्टि से यदि कोई फायदा होता है तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।